हमें लास्ट टाइम आपसे बेटा स्टमक के बारे में बात की थी ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करूं। देखिए लिवर के, ह्यूमन लिवर के राइट, लेफ्ट, कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेट लोब, चार लोब। यहाँ गॉल ब्लैडर मौजूद है, ये बाइल सॉल्ट्स रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ पे पेनक्रियाज मौजूद है जो कि स्टमक के पीछे होता है, ठीक है। स्टमक के पीछे होता है पेनक्रियाज। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें अगर ड्यूडेनम के बारे में बात करूं, स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने आपको लास्ट टाइम साइज बताया था, 6.3 मीटर होता है। उसमें ड्यूडेनम आपके पास 30 सेंटीमीटर लेंथ होता है। अच्छा, ड्यूडेनम के अंदर कुछ सिक्रीशंस आपको मिलेंगी। उन सिक्रीशंस के बारे में आपसे बात करूं, ट्रिप्सिनोजन आता है पैनक्रियाज से, तो वो कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन के अंदर। इसमें एक एंजाइम चाहिए होता है, एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन रिलीज होता है। स्टमक में मैंने आपको शायद रेनिन का फंक्शन बताया होगा। बच्चों की मेन डाइट मिल्क होती है, तो वो क्या करती है, कैजीनोजिन को कैजीन में कन्वर्ट करती है। कैजीन पे काइमोट्रिप्सिन एक्ट करता है और उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है, स्टार्च पे एक्शन करता है और उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्टार्च को वो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। बाइल सॉल्ट जो है वो बड़े ड्रॉप्स फैट्स के जो हैं उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ बिग ड्रॉप्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, बाय एक्शन ऑफ बाइल, ठीक है, बाइल की मदद से। पेनक्रियाटिक अमाइलेज के बाद पेनक्रियाटिक लाइपेज भी काम करता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज पहले एमल्सिफिकेशन होगी, फिर काम करेगा फैट्स पे, तो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर, ठीक है, वो इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर दे। ओके, तो ये आपके पास ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन हो। फिर बारी आती है आपके पास जेजुनम की। जेजुनम का साइज तकरीबन 2.5 मीटर होता है, ठीक है, तकरीबन इसका साइज 2.5 मीटर है। जेजुनम की दीवारें बहुत सारे एंजाइम रिलीज करती हैं, सक्रेस, माल्टेस, लैक्टेस। सक्रेस सक्रोज पे काम करता है
और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तब्दील कर देते। माल्टेस माल्टोस पे काम करता है और उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज पे काम करता है और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा लाइपेज मजीद सीक्रेट होता है जो फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा पेप्टाइडेजेस रिलीज होते हैं, न्यूक्लियसेस रिलीज होती हैं। न्यूक्लियसेस डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक कर देता है और पेप्टाइडेजेस जो है वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है। इस तरह क्या होता है, जेजुनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो एंजाइम है इनके रिलीज के लिए यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होता है, एक सेक्रेटिन रिलीज होता है, एक कॉलीसिस्टोकाइनिन रिलीज। सेक्रेटिन जो है वो प्रोमोट्स बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस और कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या करता है, प्रोमोट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉलब्लैडर। और ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है ये पेनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम है ना जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये इनकी सिक्रीशंस को प्रोमोट करते हैं। ठीक है, जैजुनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। उसके बाद मैं आपको इलियम बताऊं, लेकिन
कल के दिन आपकी यहाँ पे आखिरी क्लास कितने बजे होती है? कल ट्यूसडे के दिन नहीं आती? और किस दिन नहीं आते हो? वेडनेसडे भी नहीं आती? ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं आते? स्मॉल पॉलीपेप्टाइड के एरो के ऊपर क्या है? Peptidases. 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 Secretin और cholecystokinin इन दोनों हार्मोन्स के मैंने फंक्शन देखे। Cholecystokinin कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉलब्लैडर करता है, सेक्रेटिन बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीशन कराता है पैनक्रियास से, और ये दोनों के दोनों हार्मोन पैनक्रियास के जितने भी एंजाइम की सिक्रीशंस को रिलीज को प्रमोट करते हैं। वो आपकी एक और आज नहीं आई क्यों? कल हमारे फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। बोर्ड का? प्री बोर्ड का। बढ़िया लोग। ठीक है, इसके बाद आइए प्रॉब्लम ईलियम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ईलियम में आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे, इसको कहते हैं विलाय। दरमियान में मौजूद है ये लैक्टियम। ये मौजूद है आपके पास विलस। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी दीवार बिल्कुल स्मूथ नहीं है, बल्कि उसमें इस तरीके से फोल्ड होते हैं, और फिर उसके ऊपर आपको विलाय मिलेंगे। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, खाने को अब ज्यादा टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। इससे क्या होगा, खाना ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा, अमाइनो एसिड्स ब्लड में चले जाएंगे।
जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बने ये सेल में चले जाएंगे, ठीक है। जब सेल में चले जाएंगे तो ये दोबारा से आपके पास फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर इनके साथ प्रोटीन ऐड हो जाएंगे। प्रोटीन ऐड हो जाएंगे तो आप इनको क्या नाम देंगे? आप इनको नाम देंगे काइलोमाइक्रॉन्स। फिर वो काइलोमाइक्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे? लैक्टियल्स में जाएंगे, और फिर ये लैक्टियल जो है बॉडी की जो लिम्फ वेसल्स में वहां चले जाएंगे। काइलोमाइक्रॉन्स दे आर द लाइपोप्रोटीन्स। इनको मिसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे लिवर में। ये देखिए, ये आपके पास लिवर है, पोर्टल सिस्टम के जरिए वो जाएंगे लिवर के अंदर। ये देखिए, ये मौजूद है आपके पास पोर्टल वेन। तो ये पोर्टल वेन के जरिए कहाँ जाएंगे? पोर्टल वेन के जरिए ये जाएंगे लिवर के अंदर, ठीक है। तो जो खाना यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा वो कैपिलरीज के अंदर आएगा, फिर वेन के जरिए अल्टीमेटली कैपिलरीज में आएंगे, फिर दोबारा वो लिवर में जाएंगे, ठीक है। लिवर को जितनी जरूरत होगी अपने पास रख लेगा, बाकी जो है वो सर्कुलेशन में छोड़ दे, ठीक है। यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गई। एब्जॉर्प्शन के बाद ये खाना जो है इसकी एजिमिलेशन होगी। एजिमिलेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज एजिमिलेशन? मैंने लास्ट टाइम पूछा था ना आपसे, क्लास में नहीं पूछा? अच्छा, व्हाट इज एजिमिलेशन? एजिमिलेशन कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड और डाइजेस्टेड फूड इन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो खाने की यूटिलाइजेशन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एजिमिलेशन, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्टेड फूड, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो ग्लूकोज हमारा एब्जॉर्ब हुआ हुआ है वो ग्लूकोज क्या करेगा? वो हमें एनर्जी देगा। जो अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी के मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाने में इस्तेमाल होंगे, एंजाइम्स बनाने में इस्तेमाल होंगे, बॉडी के मसल्स प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके पास एजिमुलेशन। फिर उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? फिर उसके बाद खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। इतना नोट करें, फिर आपको लार्ज इंटेस्टाइन।
अपेंडिक्स का कोई काम होता है? ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? किसकी? खाने की रोशन ये होगा, वाटर और सॉल्ट की। हटा दो। ये रही अपेंडिक्स है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है। ये सीकम है, यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह रहती, नॉर्मल फ्लोरा। ये सेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, और ये डिसेंडिंग कोलन है। ठीक है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। ठीक है। दिस इज, ये रेक्टम है विच इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। कोलन का बेसिकली काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। रेक्टम का काम है स्टोरेज ऑफ फीसेस। And anus is mainly concerned with digestion. Digestion is the removal of undigested intestinal waste. ठीक है। करने शुरू करो।
है। आपको रोल ऑफ लिवर पता है? अगर आपसे कहा जाए कि मुख्तलिफ फंक्शन है लिवर के, तो उसमें क्या लिखेंगे आप? ये बेटा जी, बड़ा डिफरेंट रोल ऑफ लिवर। ठीक है। लिवर जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लिवर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होती है, जो मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा लिवर जो है, लिवर के अंदर एक तो पेरोक्सीसोम्स होते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं। ठीक है। पेरोक्सीसोम्स मौजूद होती हैं जो क्या करती हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करती हैं। और क्या करता है? एक मिनट। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में किस तरह से कि ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। ग्लाइकोजेनेसिस, जो ग्लूकोज ज्यादा गुजर रहा होता है लिवर से, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। हमारा रोजा है, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है ना, वो मुसलसल मेंटेन रह रहा है, तो लिवर अपने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? कोई आदमी गैर में और उसको काफी दिनों से खाने को नहीं दिया, तो अब उसके जिस्म में जो प्रोटीन और लिपिड्स होंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, ताकि उसके ब्रेन को ग्लूकोज मिल सके। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिपिड्स एंड प्रोटीन। ग्लूकोज की फॉर्मेशन किससे? लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है। हमारे ब्लड में 7% प्रोटीन है, वो कौन बनाता है? लिवर बनाता है। ठीक है। लिवर फॉर्म्स प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन ही बनाता है। इसके अलावा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वही प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आपके पास कौन बनाता है? लिवर बनाता है। लिवर फॉर्म्स यूरिया, यूरिया बनाने में लगते हैं। जो भी हम डाइट में प्रोटीन लेते हैं ना, वो अल्टीमेटली यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो यूरिया की फॉर्मेशन में आपके पास लिवर होते हैं। लिपिड्स में ये क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स करता है बाय यूजिंग बाइल। ठीक है। बाइल सॉल्ट्स की मदद से लिपिड्स की ब्रेक डाउन करती है। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला प्लेट। इसके अलावा और क्या लिवर का रोल है? लिवर और क्या करता है? स्टोरेज में रोल प्ले करता है। लिवर विटामिन के स्टोरेज में मदद देता है। ठीक है। दिस हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ विटामिन, विटामिन को स्टोर करने में मदद। 3 4 5। और लिवर का क्या रोल है? थर्मो रेगुलेशन में रोल। वैसे तो थर्मो रेगुलेशन में हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस रोल प्ले करता है। सेकेंडरी रोल इसका है कि ये हीट रिलीज करता है। ठीक है। हीट रिलीज करेगा, उससे क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है।
This is the role of gallinotransmission. हमारी बॉडी में और कौन नाइट्रोजन स्टोर होता है, आपको इसको पता है? हमारे मसल्स में स्टोर होता है, लेकिन सिर्फ लिवर का ग्लाइकोजन टूट के ब्लड में आता है।
जीआईडी के डिसऑर्डर्स के नाम से मुझे बताएं कौन कौन से नाम आपको याद नहीं। जी नाम बताएं। और और हम्म, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, फूड पॉइजनिंग, डिस्पेप्सिया और अल्सर्स और लाइट क्या लेट लेट ऑफ पोटैटो फूड फाइट ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। हाँ चलें, मैंने आपको उस दिन स्टमक की लेयर बना के बताई थी ना, आपने बनाई थी ना। लेकिन ये बाहर सरोजा दिखाई थी मैंने आपको। अगर इसमें इतना इस हद तक गैप आ जाए कि आपके पास ये गैप सब म्यूकोजा तक पहुंचे बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस कम सीक्रेट होने की वजह से, और ओवर सिक्रीशन ऑफ एचसीएल, एचसीएल की ज्यादा सिक्रीशन की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पेप्टिक अल्सर कहेंगे। जब ये सब म्यूकोजा तक पहुंच गया है तो उसका मतलब है यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ब्लड आना शुरू हो जाएगा। स्टूल में फ्रेश ब्लड नहीं आएगा, ब्लैक कलर के स्टूल होंगे। मेन पहचान है आपके पास पेप्टिक अल्सर। और स्टमक में जो अल्सर्स होते हैं खासतौर पे वो इस वाले रीजन में होते हैं, पाइलोरिक रीजन में। ठीक है, मरीज कंप्लेन करेगा कि उसको एसिडिटी बहुत ज्यादा है, मरीज कंप्लेन करेगा कि मैं आंखों के सामने मेरे अंधेरा आ जाता है, मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। ये सब आपके पास और ब्लैक कलर के स्टूल आ रहे हैं, तो ये मेन आपके पास है। अच्छा, इसमें अल्सर कॉज करने में एक बैक्टीरिया का नाम है एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो ये मेन कॉज है एच पाइलोराई का, जो कि गंदे पानी में होता है। इसके अलावा लोगों को जो अल्सर हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को होते हैं स्ट्रेस अल्सर्स, टेंशन ज्यादा लेने की वजह से म्यूकस की सिक्रेशन कम हो जाती है, एचसीएल की सिक्रेशन बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकोजा होती है वो काफी हद तक डैमेज हो जाती है। ठीक है, ओके। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? मुख्तलिफ सिरप्स आते हैं एंड एसिड्स, जो एसिडिटी कम करते हैं। अगर इस जगह की हीलिंग करनी है ना, इसको सही करना है, तो एंड एसिड इस्तेमाल करना होगा। मुख्तलिफ सिरप्स आते हैं म्यूकेन, जो जाके यहाँ पर क्या करते हैं, जो यहाँ पर जाके इसको कोट कर देते हैं, फिर उसके बाद ये मजीद अल्सर खराब होने से बच जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है वो, उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स होता है, 10 दिन का वो एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना पड़ता है। ठीक है, एंटीबायोटिक का 10 दिन का कोर्स करना पड़ता है, तो कहीं जाके ये सही हो जाता है। तकरीबन उस मरीज को कम से कम 1.5 महीने लग के दवाई खाना होती है, तो फिर अल्सर से इलाज हो जाता है। और दोबारा उसके चांसेस रहेंगे अगर उसने अपनी डाइटरी हैबिट चेंज नहीं की, तो लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया, तो दोबारा हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है आपके पास फूड पॉइजनिंग। एनी एपिसोड ऑफ वोमिटिंग और डायरिया और बोथ विद इन 48 आवर्स इनटेक ऑफ फूड। खाना खाने के 48 घंटे के अंदर अंदर अगर वोमिटिंग डायरिया एक या दोनों शुरू हो जाए, उसको हम कहेंगे कि भाई मरीज में फूड पॉइजनिंग हो गई।
अब होता यह है कि जो खाना खाया है उसके अंदर पहले ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद थे, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब बॉडी में गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरिया और वोमिटिंग कॉज करना शुरू कर दी। मैंने आपको बताया था वोमिटिंग के बारे में, वोमिटिंग कराती है रिवर्स पेरिस्टोलिसिस। ठीक है, वोमिटिंग कराती है रिवर्स पेरिस्टोलिसिस। तो अब डायरिया और वोमिटिंग की एपिसोड्स जो है वो शुरू हो गई। ये कंडीशन क्या कराएगी, कंडीशन कराएगी फूड पॉइजनिंग। एक बात याद रखिएगा कि मैं कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे डिस्कस करने से पहले होता ही है कि मरीज की कंडीशन देखते हैं कि मरीज की कंडीशन क्या। याद रखिए ये डायरिया वोमिटिंग है तो ओरल डिहाइड्रेटेड सॉल्ट सबसे पहले उसको मरीज को दिया जाता है, डायरेक्ट एंटीबायोटिक शुरू नहीं करते। अगर वो नहीं रुक रही होती तो फिर उसके बाद उसको एंटीबायोटिक शुरू करते। ठीक है, वरना अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक जो फ्लैजिल वगैरह होती है वो असर नहीं करती, छोटे बच्चों को सिर्फ उससे वो आरएस कर और ये सही हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा तीसरा डिसऑर्डर है आपके पास एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की डेफिनेशन क्या है? लॉ लॉस ऑफ लैक ऑफ एपेटाइट फॉर फूड। ठीक है, लैक ऑफ एपेटाइट फॉर फूड ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ जहनी तौर पे दबाव है, कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से उसको भूख नहीं लग रही, एग्जाम्स की टेंशन है, कोई और बात है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको भूख नहीं लग रही, करा रही है एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखिए, अगर किसी को मुसलसल एनोरेक्सिया नर्वोसा रहता है तो एंड वो ऐसा भी हो सकता है मरीज डिप्रेस्ड है, मरीज को एंटीसाइकोटिक्स की तरफ लेकर आता है। अब उसका रीजन असल तलाश किया जाता है कि उसको एक्चुअली रीजन क्या है एनोरेक्सिया। अगर एग्जाम्स वगैरह की स्ट्रेस है तो वो एग्जाम्स की स्ट्रेस जो है वो उससे वो उसी वक्त बाहर आएगा जब उसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तो जब तक जो भी उसको उसकी फेवरेट चीजों को उसके सामने दी जाए कि भाई जो इतना कम हो सकता है थोड़ा बहुत तुम खा लो ताकि तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर डिस्टर्ब होता है तो याद रखें बंदा पढ़ भी नहीं सकता, उसको हर वक्त नींद आएगा। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा। बाज लोग जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है जब वो स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं तो उनको उस स्ट्रेस से बाहर आने की इतनी खुशी होती है कि जो भी फ्रिज वगैरह में नजर आ रहा होगा वो सब कुछ खा भी लेते, खा जाते हैं। उसको कहते हैं हम बुलिमिया नर्वोसा। दूसरों का ख्याल भी नहीं करते कि हाँ भाई वो ये सारी चीजें वो खुद अकेले खा रहे हैं। रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग। ठीक है, आमतौर पर देखें मैं आपको ये बताऊं, बीइंग डॉक्टर वी कैन नॉट एडवाइस एनी मेडिसिन फॉर एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया क्योंकि उन मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स। और याद रखिए साइकाइट्रिस्ट कभी भी एंटी साइकोटिक मेडिसिन मरीज को नहीं लेकर आते, पहले उसको वर्बल कन्वर्सेशन के जरिए, वर्बल सेशंस के जरिए उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, उसका असल मसला जानते हैं। अगर वो उससे सही हो जाता है तो फिर वो आपके पास जरूर एंटी साइकोटिक्स वगैरह की तरफ आते होंगे, उनका अपना साइड इफेक्ट है एंटी साइकोटिक्स। फिर वो उसके आदमी हो जाती है, उसकी सेडेशन भी होती है बाजू का कि वो मरीज को जो है वो हर वक्त क्या और नींद आ रही। ठीक है, तो वो फिर आपको उसके अंदर वो सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, करें इसको नोट करें फिर आगे बताओ।
culture calling material H pylori मैं स्पेलिंग एच वाले की बता देता हूँ एच हेलिकोबैक्टर एच हेलीकॉप्टर होता है एच ई एल आई सी यू हेलिको बी एच सी टी ई आर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पी वाई एल ओ आर आई पाइलोरी किसी के बहुत ज्यादा पेट में नहीं फिर दर्द रहता है तो उसको कहते हैं हम अपना टेस्ट करवाने एच पाइलोरी तो उससे पता चल जाता है अगर एच पाइलोरी का टाइटल बड़ा होता है तो उसका मतलब ये है कि पेट में दर्द की वजह से होता है किसी को अल्सर अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो ना स्टमक में सुराख भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस अगर दांत ऐसा किसी को बहुत ज्यादा ब्रश की डिस्पेप्सिया क्या होता है व्हाट इज डिस्पेप्सिया व्हाट इज डिस्पेप्सिया देखिए कभी भी आपने किसी को
डिस्पेप्सिया के नाम से बीमारी नहीं सुनी होगी। असल में जो बीमारी अंडरग्राउंड में मौजूद होती है ना, वो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स पड़े होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो पित्ते में पत्थर पड़े होते हैं। जब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स पड़े हुए होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि ऐसे लोगों के ऐसे लोग खानों खाने के फौरन बाद जो है ना, उनको सीने में जलन होती है, सीने में तेजाबियत होती है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, कंडीशन कहलाती है डिस्पेप्सी। डिफाइन करते हैं एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग मील्स, खाने के फौरन बाद। ठीक है, खाने के फौरन बाद सीने में जलन या सीने में तेजाबियत का होना, कॉल्ड डिस्पेप्सी। ठीक है, खाने के फौरन बाद सीने में तेजाबियत होगी, कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी डिस्पेप्सी। ट्रीटमेंट क्या है, असल तो मेन जो अंडरलाइन कॉज है वो हट खत्म करना पड़ेगा कि ये गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है ये रिमूव करना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ेगा, पॉलीसिस्टिक करना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जब पित्ता निकल गया तो ये डिस्पेप्सी रिजॉल्व हो जाएगा और मरीज को फिर हम एंड एसिड्स पे ओमिप्रेजोल वगैरह पे, ताकि सर सिर्फ स्टोन भी तो रिमूव हो सकता है। गॉल ब्लैडर हो सकता है सब कुछ है, लेकिन गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन होते हैं वो फिर दोबारा हो जाते हैं, तो वो पूरा गॉल ब्लैडर नहीं निकालते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि गॉल ब्लैडर का एक स्टोन निकाले। नहीं सर, मेरी मामा को ना 4 to 5 years पहले पित्ता में पथरी हुई थी, तो वो जस्ट स्टोन से रिमूवल हुआ। देखें अगर और वो भी सिर्फ मेडिसिन के लाइक उनको बेटा वो सर्जिकल अप्रोच थोड़ी हुई, वो सर्जिकल अप्रोच थोड़ी हुई, वो तो होम्योपैथिक की मेडिसिन लाते, होम्योपैथिक का रास्ता है। तो उसमें क्या कहते हैं, वो स्टोन्स को डिसॉल्व कर, वरना आमतौर पे जो है वो जो एलोपैथिक है उसमें गॉल ब्लैडर रिमूव कर, क्योंकि वो फिर दोबारा इरिटेशन कॉस्ट है। और वो स्टोन डिसॉल्व किए, स्टोन्स रिमूव करने में पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव करना, बाइल बनता रहता है फिर क्योंकि बाइल तो लिवर बनाता है, बाइल एसिड आता रहता है, उसका कंट्रोल रिलीज जो है वो आपका नहीं रहता। फिर खाने खाने आप बैठे हैं तो फिर उसमें आपको जो है वो नजर आए, वो आपका कंट्रोल रिलीज जो है ना। चले, तो ये आपके पास डिसऑर्डर्स है, कोई पूछना है तो पूछ लें। आप ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं आते, ठीक है, कंटिन्यू नोट करना डिस्पैच 4:35 तक